हम लोग जो है आज देखते हैं, कल हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको बताया था, हमने कहा संसाधन एवं विकास के बारे में। भूगोल कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? भूगोल। और क्लास कौन सा है हमारा? 10। ठीक, भूगोल चैप्टर 1 चल रहा है, संसाधन एवं विकास। कल हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। हमने बताया था कि संसाधन क्या होता है, फिर हमने बताया विकास क्या होता है, और फिर हमने बताया था आपको प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने आपसे कहा कि इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो अब एक हेडिंग डालिए, हम इस तरीके से लिखिए, संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं हम लोग। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब इनको जो है हम बांट लेते हैं 4 भागों में। पहला, यहाँ पर आ जाएगा दूसरा, ठीक, इस तरीके से हम इसको बांटते हैं। पहले लिखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ दिख रहा है? ठीक, हम लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है समाप्यता। समाप्यता के आधार पर, मतलब ये समाप्त होने वाले साधन हैं उनकी बात हो रही है। फिर आगे हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। ठीक, अगला हम बात करते हैं, आगे हम लिखते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर, समझ रहे हैं आप लोग? हमने लिखा उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ता के आधार पर, समाप्त होने वाले साधन हैं तो उनके आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब खुद के जो स्वामी होते हैं, कौन किस चीज का संसाधन का खुद स्वामी है, उनके आधार पर। और विकास के आधार पर। ठीक है, कि विकास कैसे होता है। अब इसको हमने जो है उत्पत्ति के आधार को हमने इसको 2 भागों में बांटा है। पहला हमारा है जैव अजैव। पहला है जैव, दूसरा क्या बेटा? अजैव। जिसमें जीवन हो उसको हम क्या कहेंगे? जैव। ठीक है, और जिसमें जीवन ना हो उसको हम क्या कहेंगे? अजैव। ठीक है, तो आगे लिखिए, इसको लिख लीजिए अजैव के बारे में। जैसे यहाँ पर इस तरीके कर लीजिए, लिखिए धातुएं, चट्टानें, तेल, जिसमें जीवन ना हो। जिसमें जीवन ना हो। ठीक है, जिसमें जीवन ना हो उसको हम क्या कहेंगे? अजैव। और जिसमें जीवन हो उसको हम क्या कहेंगे? जैव। इतनी बात समझे आप लोग? कोई दिक्कत? देखिए, अब आगे देखिए, समाप्त होने के आधार पर भी हमने क्या करना है? 2 भागों में इसको भी बांटा है, समाप्तता के आधार पर भी। तो हम पहला इसको इस तरीके से करते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। एक तो हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ये। तो इसको हम लेते हैं नवीकरण। बेटा मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए क्लास में। अच्छा, क्लास में मोबाइल नहीं रहना चाहिए। नवीकरण, तो नवीकरण में क्या हो जाएगा? नवीकरण में लिख लीजिए नवीकरण साधन है लेकिन समाप्त होने वाला है। समाप्त होगा लेकिन अभी नहीं, नवीकरण है। जैसे
पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य, ठीक है। और एक इसका आधार है वो हम यहाँ लिखते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरण, अनवीकरण कौन कौन से हैं? खनिज और जीवाश्म ईंधन, ठीक है। ये अनवीकरण है, ये नवीकरण नहीं है। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करना है, समाप्त होने के आधार पर हमने बांटा है इनको। ये साधन समाप्त हो सकते हैं, तो कहने का मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन, ये है नवीकरण, नवीन मतलब नए साधन है अभी इस समय, ठीक है, जिनको हम प्रयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सौर ऊर्जा का हम यूज कर रहे हैं, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन। लेकिन अनवीकरण जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन, ये अनवीकरण ये समाप्त होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। खनिज, जब खनिज समाप्त हो जाएगा तो खनिज हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे हम इसमें कह सकते हैं, जैसे हमारे होते हैं जो हमारा कच्चा तेल निकलता है, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन में आ जाते हैं। कोयला वगैरह, तो ये सब समाप्त होने वाले ईंधन है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये लाखों करोड़ों वर्षों बाद ये ईंधन बनता है, जीवाश्म ईंधन, समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या समाप्त होने वाला है वो जल्दी, लेकिन ये जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। तो हमने इसको दो भागों में बांटा। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर हमने इसको जो है आपको 4 वर्गों में बांटा है। यहाँ पर हम इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहला लिखिए व्यक्तिगत। पहला क्या है बेटा? पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, ठीक, तीसरा है राष्ट्रीय, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, इनको हमने 4 वर्गों में बांटा है। पहला क्या है बेटा? व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, और तीसरा राष्ट्रीय, और चौथा अंतरराष्ट्रीय। अब व्यक्तिगत साधन कौन कौन से होते हैं देखिए, व्यक्तिगत देख लीजिए। भूखंड, जो भूखंड होता है भाई, हमारा इतना भूखंड, हमारा ये भाग है, हमारी भूमि है ये, तो अपनी भूमि होती है ना, घर मकान या फिर खेत किसानों के जो भी है, तो हम कहते हैं ना ये हमारा भूखंड है, ये हमारा भाग है इतना, तो ये भूखंड हो गया। आगे बात करें हम जैसे बाग, तालाब, तालाब खोद के बनाए जाते हैं, लोग अपने भूखंड में अपनी जमीन में बना लेते हैं, स्वामी अपने खुद के स्वामी होते हैं, ठीक है। कुआं, नलकूप, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से साधन हैं, कुआं, नलकूप, ट्यूबवेल, ये बहुत से साधन हैं जो स्वामी, इनका खुद स्वामी होता है, व्यक्ति खुद के होते हैं, इन पर और किसी समुदाय का वर्चस्व नहीं होता, ठीक है, ना ही सरकार का नियंत्रण होता है, खुद जो है व्यक्ति खुद उसका स्वामी होता है, इन चीजों का होता है ना। तो अब देखिए समुदाय कौन कौन से साधन होते हैं, समुदाय वाले देख लीजिए। जैसे हम बात करें चारण भूमि, चारण भूमि का मतलब जहां पर जानवरों को चराया जाता है, जानवर जहां चरते हैं उसको क्या बोलते हैं? चारण भूमि, ठीक है, कोई दिक्कत? भाई वो सबकी होती, पूरे समुदाय की होती, किसी व्यक्तिगत नहीं होती। शमशान या शमशान घाट, कब्रिस्तान, शमशान घाट, ये सब क्या है? समुदाय के होते हैं, किसी एक के नहीं होते। शमशान हो या कब्रिस्तान हो, कुछ भी हो। खेल मैदान, भाई खेल का जो मैदान होता है वो सबका होता है, पूरे समुदाय का। पार्क,
इस तरीके के जो साधन होते हैं, भाई पार्क आपके गांव में या शहर में बनी होती है तो सभी लोग जाते हैं वहां पर। आपका खेल का मैदान है तो वहां पर कोई एक व्यक्ति का नहीं होता, पूरे समुदाय का होता है, सब लोग खेलते हैं वहां पर। शमशान भी सभी पूरे समुदाय का होता है। और चारण भूमि है जहां पर पशुओं को चराया जाता है वो भी सबकी होती है। ठीक है, बंजर भूमि जहाँ पड़ी होती है जहाँ पशु चरते हैं तो सबकी होती है। ठीक है, समुदाय की होती है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम कौन से राष्ट्रीय साधन की बात कर लें तो हम बात करेंगे जैसे सड़कें राष्ट्रीय हैं। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नहरें राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीय हैं। रेल, ठीक है, प्लेन, मात्र तमाम ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय साधन बोलेंगे इनको, किसी एक व्यक्ति के नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है सरकार के नियंत्रण में रहती हैं, सरकार की देखरेख में रहती हैं सब चीजें। अंतरराष्ट्रीय साधन देख लीजिए, तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद पूरे खुले सागर पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। देखिए, किसी देश की सीमा जो होती है तट रेखा, जैसे मान लीजिए हमारा भारत ही है, ये भारतीय रेखा है, यहाँ तट रेखा से इस तरीके से होती हैं रेखाएं, तो ऐसी ये मान लीजिए ये तट रेखा मान ली जाती है। ठीक है, ये सीमा यहाँ से 200 समुद्री मील की दूरी तक, यहाँ तक तो अधिकार है भारत का, लेकिन इसके बाद ये जो पूरा खुला सागर है इसका अधिकार नहीं है। यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो निर्णय लेती हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अधिकार है यहाँ पर। ऐसे ही सारे देशों का, सभी देशों का 200 समुद्री मील तक दूरी तक जो है उनका वर्चस्व रहता है, उसके बाद नहीं। ठीक है, अभी जब एक एक करके मैं इसको बताऊंगा तो आपको इसको कई भागों में बांटा है। 12 समुद्री मील तक क्या है, फिर 24 तक क्या है, फिर 200 तक क्या है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना नोट करिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं विकास के आधार पर, तो इसको भी हम क्या करते हैं, विकास के आधार पर भी 4 भागों में बांट देते हैं। विकास के आधार पर साधन को देखिए, पहला है संभावी, इन साधनों की संभावना है संभावी, फिर है विकसित, संभावी विकसित, भंडार और संचित कोष। ठीक, इनको भी हमने 4 भागों में बांटा है विकास के आधार पर भी। अब इसमें क्या है, संभावी कौन कौन से साधन है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इन साधनों की संभावना है खूब। साधनों की संभावना है या नहीं है। विकसित कौन सा है, विकसित साधन जैसे जल विकसित है, ये विकसित हो चुका है। भंडारण क्या है, भंडारण होता है जिनका भंडार हो। कौन कौन सी चीज का भंडार है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक, इनका भंडार है। अब संचित कोष, संचित कोष में देख लीजिए जैसे बांधों में जल, वन, ये सब संचित कोष में आ जाते हैं।
ये संचित का मतलब यहाँ संचित करके इकट्ठा करके रख लिया है, ठीक है, संचित कर लिया है। बांध, जब बांध बनाते हैं किसी नदी पर तो वहां जल संचित हो जाता है ना, जल इकट्ठा हो जाता है, तो बांधों में जल या वन को भी हम जो है संचित कर दे कि इतना क्षेत्र पे कोई नहीं जाते हैं, संरक्षित करती है ना सरकार जो है, तो वही वन और बांधों में जल, इनको आप नोट करिए पहले, फिर एक एक करके हम उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ता के आधार पर, स्वामित्व के आधार और विकास के आधार पर इनको एक एक करके हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? चलिए अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने कहा जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम पहले पढ़ेंगे किसको? जैव संसाधन को। जैव संसाधन, जैव संसाधन क्या है बेटा, इसके बारे में लिख लीजिए, लिखिए, बोले। देखो, इन संसाधनों में जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है। इन संसाधनों में जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पतियां, पशु, पक्षी, ठीक है। इनमें क्या? इसमें जीवन होता है। जैसे पशुओं में भी जीवन होता है, वनस्पतियों में, जीव जंतु जो भी होते हैं जिनमें जीवन होता है, उन्हीं को हम जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। आगे लिखिए अजैव संसाधन। दूसरा नंबर क्या है बेटा? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन लिखिए, बोले, लिखिए। वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता है। बहुत सिंपल लिख पा रहे हैं, बहुत साधारण शब्दों में। वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता है। जैसे चट्टानें, धातुएं, तेल आदि। जैसे चट्टानें, धातुएं, तेल आदि, ठीक। अब हम बात करते हैं समाप्ता के आधार पर। अगला क्या रहेगा हमारा? समाप्तता के आधार पर, ठीक। समाप्तता के आधार पर इसमें एक नंबर डाल के लिखिए। क्या है समाप्तता के आधार पर? पहले नवीकरण संसाधन, अनवीकरण। तो पहले लिखिए नवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन, इसके बारे में लिख लीजिए। नवीकरण संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में लिखिए। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक प्रक्रियाओं से नवीकृत किया जा सकता है। वे संसाधन जिन्हें
भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से नवीकृत किया जा सकता है, नवीकरण संसाधन कहते हैं। ठीक, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन आदि। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन आदि। अगला क्या है बेटा? अनवीकरण संसाधन। दूसरा 2 नंबर डाल के लिखिए। अनवीकरण संसाधन। हो गया बेटा? शिवम हो गया? चलिए आगे लिखिए। अनवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भू अंतराल में होता है। ऐसे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भू अंतराल में होता है, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। देखिए इनका जो है एक लंबे भू अंतराल मतलब बहुत लगभग लाखों, करोड़ों, हजारों वर्षों बाद कहीं जो है जीवाश्म ईंधन बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं। ये अनवीकरण है, ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं। लेकिन ये नवीकरण संसाधन है, ये जल्दी समाप्त होने वाले नहीं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा समाप्त ये भी होंगे आने वाले समय में, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए इसके बाद अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, स्वामित्व के आधार पर अगले हेडिंग डालिए। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर पहले नंबर डालिए व्यक्तिगत संसाधन। ठीक, व्यक्तिगत संसाधन लिखो, इसके बारे में बोले। ये डालिए। स्वामित्व के आधार पर हमने जो है पहला कै वर्गों में बांटा है हमने? स्वामित्व के आधार पर कै वर्गों में बांटा है हमने? 4 वर्गों में। कौन कौन सा? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तो उसमें हम पहले बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, इसके बारे में लिखिए। निजी संपत्ति जिन व्यक्तियों के पास होती है, निजी संपत्ति जिन व्यक्तियों के पास होती है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। निजी संपत्ति जिन व्यक्तियों के पास होती है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे खुद का घर निजी संपत्ति है, संसाधन है। जैसे बाग, तालाब, ये खुद के होते हैं, अपने होते हैं, तो निजी होते हैं। ये भूखंड अपना। ठीक है, तो ये क्या है? खुद के, स्वयं के हैं। ठीक है,
अगला क्या है बेटा? दूसरा नंबर सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन के बारे में लिखिए। वे संसाधन जिनका उपयोग बोले समुदाय के सभी व्यक्ति करते हैं। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी व्यक्ति करते हैं, जैसे शमशान घाट, कब्रिस्तान, पार्क, खेल के मैदान, चारण भूमि, ठीक हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर डालिए, कौन से हैं? राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश में पाए जाने वाले संसाधन तथा 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन तथा 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन, जैसे नहरें, क्या बोला बेटा? महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन। 12 का मतलब जैसे ये हमारा भारत है, ये भारत का है, तो ये आपका जो है आधार रेखा बोलेंगे इसको। इस तरीके से कोई भी जब देश होता है उसका इस तरीके, तो ये जो है ये बोलेंगे आधार रेखा। कौन सी? आधार रेखा। और यहां से इतनी दूरी तक ये समंदर है, तो ये 12 है, 12 समुद्री मील है ये, 12 समुद्री मील तक, ठीक है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो है वर्चस्व जो है राष्ट्रीय संसाधन में आता है, ठीक है। वर्चस्व आगे भी रहता है, 24 तक सेना रहती है, फिर 200 समुद्री मील तक जो है अपना कोई भी अपने देश के हित में कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, समुद्र में। लेकिन जो है यहाँ पर जो है एकदम निजी होता है, 12 समुद्री मील तक निजी होता है। अभी इसको और बताएंगे अच्छे से, इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा इसको देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। जैसे हमने कहा सड़कें, रेलें, जैसे में लिख लीजिए सड़कें, रेलें या रेल, नहरें, ठीक। अब देखिए अगला है हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन लिखिए, इसके बारे में बोले, लिखिए। कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, पूर्ण विराम,
संसाधनों को नियंत्रण करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से आगे, तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से आगे खुले महासागरीय संसाधनों पर, मील की दूरी से आगे खुले महासागरीय संसाधनों पर, खुले महासागरों या महासागरीय संसाधनों पर, खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों का उपयोग, इन संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना, इन संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। उपयोग, इन संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए अब समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, ये 200 समुद्री मील की दूरी, ये क्या है, सब इसको थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी देश का भूखंड है, इस तरीके से हो सकता है। ये मतलब कोई भूखंड है, ठीक है, भूखंड है। अब इसकी जो ये रेखा यहां से खींची जाएगी, इस तरीके से काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये जो पानी है, ये एकदम देश के अंदर है, मान लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार रेखा। इसको क्या बोलेंगे? आधार रेखा। ये किसी भी देश की एक आधार रेखा होती है, समझ रहे हैं? ये हर देश की होती है, क्योंकि उसकी जो भौगोलिक सीमा होती है वो जरूरी थोड़ी कि पैमाने पे रख के सीधी बनाई गई है। भाई समंदर के किनारे होती है ना इस तरीके से। तो ये जो चीज है इसको बोलेंगे आधार रेखा। अब देखिए यहां से 12 समुद्री मील तक हम बात करें, यहां तक ये हो गया 12 समुद्री मील। ठीक है, इस रेखा को हम बोलेंगे क्षेत्रीय जलमंडल। इसको क्या बोलेंगे? इस रेखा को हम बोलेंगे क्षेत्रीय जलमंडल। ठीक है, ये जो पानी है इसको हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय जलमंडल। ये कहां तक है? 12 समुद्री मील तक। लगभग आपको मिलेगा 22.2 किलोमीटर तक। ठीक है, देखिए हमने कहा 12 समुद्री मील तक। तो ये एक तरीके से ये जो क्षेत्र है संप्रभु क्षेत्र है, किसी राष्ट्र का संप्रभु क्षेत्र है। इसको बोलेंगे संप्रभु क्षेत्र। यहां पर सेना रख सकता है राष्ट्र अपनी सेना को यहां पर रख सकता है। ठीक है, ये किसी का खुद का क्षेत्र माना जाता है, किसी भी देश का। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से पूर्ण अधिकार है, पूरा अधिकार है किसी भी देश का। ठीक है, उसके बाद में आगे एक क्षेत्र आता है, फिर और उससे आगे हम बढ़ेंगे 12 समुद्री मील तक, और बढ़ेंगे आगे 12 समुद्री मील तक। जब 12 समुद्री मील तक और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फिर यहाँ आधार रेखा से 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील तक की दूरी। इस रेखा को हम बोलेंगे अविंछन मंडल। क्या बोलेंगे? इस रेखा को छिन्न अविंछन मंडल।
अविच्छिन्न मंडल, ठीक है। इसमें क्या होगा, राष्ट्र जो है कोई भी देश यहाँ पर अपनी स्थायी सेना नहीं, स्थायी अड्डा नहीं बना सकता, कुछ भी स्थायी सेना नहीं रह सकती, स्थायी अड्डा नहीं बना सकता। यहाँ पर लिख सकते हैं हम इस तरीके से, स्थायी अड्डा नहीं, ठीक है। और दूसरे देश का जहाज इस क्षेत्र में नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरे देश का जहाज नहीं आ सकता। अगर दूसरे देश का यहाँ पर कोई आ गया जहाज, इधर से गुजरा, तो यहाँ हमारी सेना है और सेना तुरंत इस पर अटैक कर देगी। बगैर इजाजत के अंदर नहीं आ सकते इस क्षेत्र में कोई भी दूसरे देश का जहाज। जब तक ये यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं आ सकते। अगर कोई ऐसे घुस आता है तो सेना दौड़ा लेगी, उसको भागना पड़ जाएगा। समझ में आया? तो कोई भी दूसरे देश का यहाँ तक नहीं आ सकता 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील तक तो यहाँ पर सेना हमारी रहती है। फिर यहाँ पर जो है हमारे सेना के अंडर में ही रहता है ये, लेकिन दूर से यहाँ स्थायी अड्डा नहीं बना सकता। सेना आती जाती रहती है, समझ में आया? सेना जहाज से घूमती रहती है, लेकिन यहाँ स्थायी अड्डा नहीं बना सकते। यहाँ स्थायी अड्डा बन जाता है, समझना नहीं मेरी बात? यहाँ स्थायी अड्डा नहीं बनेगा। आखिर उसके बाद में और हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम कितना 200, हम बात करते हैं 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील की बात करते हैं अब। 200 समुद्री मील में इसको हम कहेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसमें राष्ट्र केवल आर्थिक दोहन कर सकता है, सेना नहीं रह सकती। इसमें क्या करेगा? इसमें केवल राष्ट्र आर्थिक दोहन कर सकता है, सेना नहीं रह सकती, ठीक है। सेना नहीं रह सकती, इसमें कोई भी सेना नहीं रह सकती। तो 200 समुद्री मील तक, यहाँ तक एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र का वर्चस्व होता है। भाई यहाँ पर क्या उसकी स्थायी सेना है, स्थायी अड्डा बना लिया, यहाँ पर सेना घूमती रहती है, कोई दूसरा जहाज नहीं आ सकता। यहाँ पर कोई भी आर्थिक दोहन कर सकता है, तेल निकालना, उसकी कंपनी वगैरह ये सब तेल निकलता है समंदर में से। लेकिन यहाँ पर जो है सेना नहीं रख सकता। समंदर पूरा खुला सागर जो बचा, इस पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इस पर जो है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनकी बगैर सहमति के कोई भी देश इसमें कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर ना तो आर्थिक दोहन कर सकता है, ना ही अपनी सेना रख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? जब तक सारे देशों की मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति ना हो तब तक इस क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? ये बात समझ गए ना? 12 समुद्री मील तक क्या होता है, 24 समुद्री मील तक क्या होता है, और 200 समुद्री मील तक क्या होता है। इस चीज को समझ गए? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके आगे अब हमारा क्या बचा? विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर संसाधनों की चर्चा हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है? नहीं तो क्लास काफी लंबा चल जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।